जय हिंद दोस्तों, CSV प्रतीक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 70वीं BPSC प्रीलिम्स को लेकर के और उसका एक खास सेगमेंट जो काफ़ी वेटेज रखता है अपने आप में, कहीं ना कहीं लगभग 30+ मार्क्स का वेटेज रखता है साइंस को लेकर के। काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये दुविधा होती है कि साइंस को कैसे तैयार करें, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट भी है और इसको करने का सही स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। और आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30 और इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो साइंस के बारे में अगर देखें तो लगभग 150 में से आपको लगभग 30+ क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलता है। लगभग 30+ क्वेश्चन, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी वेटेज रखता है। तो इसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए डेली पर डे। हम अब समय भी काफ़ी कम बचा हुआ है, लगभग 17 नवंबर को आपका पेपर संभावित है। तो हो सकता है डेट आगे बढ़े, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम 17 नवंबर को फाइनल डेट मानकर ही अपनी तैयारी को पूरा अंजाम देंगे। तो बात करें अगर कि हमारा क्या ये प्लान क्या होगा कि हम इसको कैसे कवर करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि साइंस में 3 सेगमेंट हमारा होता है। एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पेन टैब मेरे पास नहीं है, मैं फ़ोन के थ्रू ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों सेगमेंट होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका बायोलॉजी, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट आपका होता है। तो बात करें अगर हम बायोलॉजी की, तो सबसे स्टार्टिंग का आपका चैप्टर होता है सेल से ही हम इसको आज स्टार्ट देते हैं। और सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाएगा। चाहे PYQ आप उठा के देखें तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है। तो हम काफ़ी बारीकी से इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे हम। और इसको हम ऐसे पढ़ाएंगे जैसे कि एक बार आप वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं अगर, तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगी। बाकी आगे से आपको कुछ अध्ययन करने की, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस पेन कॉपी लेके बैठेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं उसको आप नोट करेंगे। बाकी वीडियो को पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप इसको देखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा पर डे का। 2 से 3 पार्ट में आप एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ से लगभग, अगर साइंस में बायो से अगर 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप 8 या 9 करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ इसके इंट्रो से स्टार्ट करते हैं कि सजीवों का अध्ययन जो है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाओं में बांटते हैं, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। ये लगभग सभी को पता होगा कि जीव विज्ञान जो होता है वो 2 शाखाओं में इसको बांट सकते हैं, एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है। तो जूलॉजी के अंतर्गत जो है हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे जूलॉजी जैसे जंतु। तो जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। ये सिंपल सी बात है, लेकिन कई बार एग्जाम में आपको मिलान करने के लिए भी दे देता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि जूलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है, अरस्तु हैं। और केवल जीव विज्ञान का जनक पूछे वो भी अरस्तु हैं। लेकिन केवल अगर बॉटनी का पूछे कि बॉटनी के जनक कौन है, तो बॉटनी के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेल की, जो कि हमारा टॉपिक है। सेल के बारे में अगर देखें तो सेल के कोशिका जो होता है, सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे गलत कर देते हैं कि कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये कोशिका का सबसे कोशिकांग नहीं है, नॉट कोशिकांग, जस्ट मतलब छोटा सा एक उसका इकाई है, यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है कि उसका सबसे छोटा कण नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर पार्टिकल है, कोई पदार्थ है, उसका सबसे छोटा कण अलग होता है, उसका यूनिट जिससे वो मिल के बना होता है, यूनिट है ये। क्योंकि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग पूछेगा तो राइबोसोम होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा उसमें राइबोसोम होता है। ये कह रहा है कोशिका जो होती है प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्लियर। अब यहाँ से आप गलत करने की कभी कोशिश नहीं कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। आगे बात करते हैं। प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो होता है कोशिका से मिलकर बना होता है। जितने भी जीवधारी हैं, चाहे हम हैं, इंसान है, कवक है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, हाथी, बैल, घोड़ा, जितने भी चीज़ आप देखते हैं, जितने भी जीवधारी हैं, लिखा ना, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से बना होता है। जितने भी जीवधारी हैं सबका शरीर जो है सेल से यानी कोशिका से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम अगला कह रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए
सबसे पहले पूछेगा कोशिका की खोज कौन किया था, तो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने जो है कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटो मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले साइटो मतलब होता है ना, साइटो का मतलब होता है कोशिका। कोशिका जैसे हमने ऊपर देखा था कि साइटोलॉजी मतलब होता है कोशिका का अध्ययन, उसी प्रकार से साइटोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसके कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका को जो है नेफ्रोसिस कहा जाता है। मृत कोशिका को क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस। देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, इसको नोट कर सकते हैं कि मृत कोशिका को क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस। एग्जाम में आपसे ऑप्शन बना के दे सकता है कि मृत कोशिका को निम्न नामों से जाना जाता है। 4 ऑप्शन उस पर डाल देगा, लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म, नेफ्रोसिस, ऐसे करके ऑप्शन आपको बना सकता है। तो वहाँ पे याद रखेंगे मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। अगला कह रहा है रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट बात करें, रॉबर्ट ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक जो है ये किसने लिखा है, तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने लिखा है। जब आगे पढ़ेंगे हम, न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, न्यूक्लियस की खोज करता है ये। इन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी थी। इसका वर्णन जो है, कोशिका से संबंधित खोजों का वर्णन जो है इसी पुस्तक में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, यहाँ देखेंगे सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने पढ़ा कि कोशिका की खोज जो होता है रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, लेकिन वो जो कोशिका उन्होंने खोजा था वो मृत कोशिका थी। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज कौन किया था, जीवित कोशिका की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। किसने, ल्यूवेनहॉक ने। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्लाइडेन और स्वान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। स्लाइडेन और स्वान जो थे, ये उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं का बना होता है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। देखिए यहाँ भी देखें ना, इकाई है, यूनिट है ये। तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। पूछेगा कोशिका सिद्धांत कौन दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे छोटी कोशिका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ईजी भी है, इसको ध्यान में बस रखेंगे। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ा सेल क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र ब्रेन स्नायु कोशिका होती है। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी, बड़ी नहीं कह रहा है यहाँ, सबसे लंबी कोशिका की बात कर रहा है। ये तंत्रिका तंत्र जो ब्रेन के अंदर होता है, न्यूरॉन सिस्टम, वो सबसे लंबी कोशिका होती है। और वहीं अगर बात करें मानव के अंदर, तो मानव के अंदर सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ओवम होती है, अंडाणु होता है, ओवम अंडाणु होता है। और मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका जो होती है स्पर्म, शुक्राणु होता है। क्लियर है यहाँ तक, नोट दे करके लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सिर में चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कि सबसे तेज पूछेगा, अगर सबसे तेज शरीर के अंदर कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, तो वो हमारे लीवर में होता है, यकृत में होता है। और कहाँ पे पूछेगा कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, देखेंगे आप हेलमेट लगाने की सलाह दी जाती है कि क्योंकि सर में चोट लगने के बाद अगर अंदर की कोशिका कोई भी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसको ठीक करना काफ़ी कठिन होता है। वहाँ पे सेल विभाजन जो होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसके कारण जो होता है इंसान की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वही कह रहा है जो मैंने आपको बताया, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, जिगर, यकृत का होता है। अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। अगर लीवर में कोई कटफट होता है तो तुरंत अपनी कोशिकाओं को विभाजन कर लेता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोशिका के अंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे जीव द्रव्य, ये प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसकी खोज जो है पुरकिंजे ने किया था। खोज याद रखेंगे, कहीं ना कहीं खोज, कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्ट खोज से पूछ जाता है। पिछली बार 69th बीपीएससी में आपको देखेंगे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने खोजा था, आपको पता है कि वाटसन और क्रिक ने किया था। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं खोज को याद रखेंगे कि जीव द्रव्य जो है प्रोटोप्लाज्म की खोज कौन किया था, पुरकिंजे ने किया था। किसने,
पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हैक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। मतलब जो जीव द्रव्य होता है इसका 80% भाग क्या होता है, 80%, कितना, 80% भाग जो होता है वह जल का बना होता है। और ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन, ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन, एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक द्रव्य। देखिए इसको समझिएगा। सबसे पहले देखिए, एक कोशिका, एक सेल को ले लीजिए। सेल मान लीजिए एक फुटबॉल है। सेल को एक फुटबॉल की तरह दिमाग में इमेजिन कीजिए। सेल एक फुटबॉल है और फुटबॉल में मान लीजिए एक और छोटा सा जो होता है क्रिकेट की बॉल को शामिल कीजिए, अंदर डाल दीजिए। वो हो गया उसका केंद्रक, उसका न्यूक्लियस हो गया। तो जो केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा होगा, जो केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा होगा उसको कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, जो कोशिका के अंदर, जो यानी फुटबॉल के अंदर जो द्रव्य भरा होगा उस टाइप, उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो दो प्रकार का होता है ये। जीव द्रव्य दोनों के मिलने से बनता है। जीव द्रव्य मतलब टोटल कोशिका का फाइनल पार्ट को लेकर के, इंक्लूड करके बात कर रहा है। तो जीव द्रव्य का मतलब क्या हो गया, ये दो प्रकार के, कैसे कैसे, किसके किससे मिलने से, एक कोशिका द्रव्य के मिलने से, केंद्रक द्रव्य के मिलने से। दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म बराबर जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका को सूखने से बचाता है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह सेलुलोज का बना होता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। तो सेल वॉल की बात करिए, सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर। यह केवल पादपों में होता है। यह केवल जो होता है पादपों में होता है। पादपों मतलब पेड़ पौधे में, जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हीं में ये पाया जाता है। जीवों के कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति किसी प्रकार की नहीं पाई जाती है, केवल और केवल यह पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु जो होता है एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट बात करते हैं कवक। कवक जो होता है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में बात करें, यह पादप तथा जंतु, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। देखिए कोशिका झिल्ली जो होगा यानी सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो जंतु और पादप दोनों में पाया जाएगा, लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है यानी सेल वॉल जो होता है वो केवल पादपों में ही पाया जाता है, पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। तो सेल जो होता है, कोशिका झिल्ली जो होता है, या पादप जंतु दोनों में पाया जाएगा। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपरागम्य होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है, जैसे सेल के अंदर क्या एंट्री होगा क्या नहीं होगा इसका ये डिसीजन लेता है। कौन सा, कोशिका झिल्ली। यह अर्धपरागम्य होता है। देखिए अर्धपरागम्य का मतलब होता है ना, इससे कुछ ही वस्तु अंदर जाने देता है अपने से, मतलब जिसकी आवश्यकता होगी उसी को अंदर जाने देगा, बाकी सबको रोक देता है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है कैसा होता है, अर्धपरागम्य होता है। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको समझाने का प्रयास भी किया गया है, जिसको आगे हम कहीं ना कहीं इसको फिगर के माध्यम से समझाने का कोशिश किया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम आगे बात करेंगे, आप क्लियर ये समझ जाएंगे, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोशिका का पावर हाउस आपने पढ़ा होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि सेल का जो है कोशिका का पावर हाउस किसके कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस जो होता है, शक्ति गृह जिसको हिंदी में कहते हैं, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। सूत्रकणिका आप याद मत रखिएगा, अगर सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा रहता है। साइंस में ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश के वर्ड को याद रखें, क्योंकि हिंदी का वर्ड काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदब्ध जालिका, इंग्लिश का वर्ड याद रखेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे। इसकी खोज जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था, अल्टमैन ने किया था।
या यहाँ जो है ऑक्सी श्वसन होता है या क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस शक्तिगृह कहते हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखेंगे इसकी खोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था। इसमें ऑक्सी श्वसन होता है। देखिए, श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको ऑक्सी श्वसन, और सेम इसके अपोजिट कर दीजिए कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ श्वसन अनऑक्सी श्वसन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा श्वसन होगा? ऑक्सी श्वसन होता है। यहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है। ये क्रेब्स चक्र जो है इसकी खोज क्रेब्स ने किया था, तो इसको क्रेब्स चक्र इसीलिए कहते हैं कि क्रेब्स चक्र इसके अंदर चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। आपने पढ़ा होगा कि 38 एटीपी एडजस्ट करेंगे क्योंकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 38 एटीपी में एक ग्लूकोज होता है, एक ग्लूकोज होता है। 38 एटीपी के बराबर जो होता है एक ग्लूकोज होता है। 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज बनाता है। तो यहाँ आप लिखा है ना, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस शक्तिगृह कहते हैं। याद रखेंगे, इसे 3 चीज़ याद रखना है। इसका खोज ऑल्टमैन ने किया था। इसमें ऑक्सी श्वसन होगा, यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी ग्लूकोज में बदलता है। 38 एटीपी मिल जाएगा तो ग्लूकोज बना देगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस शक्तिगृह कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अब यहाँ पे हम उस फिगर को आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपको मैंने बोला था, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे आगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसकी आंतरिक दीवारें, जितनी आपको दीवारें दिख रही हैं ऐसे ऐसे, इसी को क्रिस्टी कहते हैं। ये एक प्रकार के कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया का अस्थि होता है, हड्डी होता है, उसके अंदर का दीवार होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पचकने से उसको मतलब सुरक्षा देता है, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अगला बात करेंगे हम, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो अंतःप्रदब्ध जालिका। अंतःप्रदब्ध जालिका जिसको बात किए थे हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले याद रखेंगे, अंतःप्रदब्ध जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, यह कोशिका के अंदर जो है आंतरिक सहायता देता है, इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। याद रखेंगे, कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। और इसका यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ से पूछता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो सतह होते हैं, एक होता है चिकना, एक होता है खुरदुरा। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऊपर वाले भाग को स्मूथ कहते हैं, नीचे वाले को खुरदुरा यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ध्यान में रखेंगे बस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकना, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। जो स्मूथ वाला पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, मैंने बात किया, दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। तो जो स्मूथ, जो चिकना सतह होता है इसका, वो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। और नेक्स्ट जो होता है वो खुरदुरा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम, आगे हम पढ़ेंगे भी, घबराने की जरूरत नहीं है। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट हो गया, मैंने देखा। राइबोसोम जो होता है, कहीं ना कहीं इसको जो है आपने पढ़ा होगा कि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं इसको। किसको? राइबोसोम को। और राइबोसोम जो होता है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग भी होता है। आगे आप देखेंगे कि सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है यह राइबोसोम ही होता है। तो याद रखेंगे कि दो हो गया इसका, एक चिकना होता है जो कार्बोहाइड्रेट वसा का निर्माण करता है, दूसरा खुरदुरा होता है इस पर राइबोसोम होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट राइबोसोम के बारे में देखिए, पढ़ेंगे। राइबोसोम जो होता है यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। राइबोसोम जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सिंपल है, इसको याद रखने में कोई ज़्यादा आपको डिफिकल्टी भी नहीं होगी। राइबोसोम जो होता है दो प्रकार का होता है, कोशिका के अंदर ये छोटा अंग होता है सबसे। तो एक होता है 70S राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम यानी 70S राइबोसोम, यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कोशिका जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है, जो प्रोकैरियोटिक ये कोशिका होती है ये अविकसित कोशिका होती है। इसमें केवल दो ही चीज़ होता है, एक तो होता है 70S राइबोसोम होगा,
जैसे कि जितने भी चीज़ों को आप देख नहीं सकते हैं, जैसे जितने भी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, कवक हैं, जिनको आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते, मतलब सूक्ष्म जीव जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको आप आँखों से जिनको नहीं देख सकते, उनकी कोशिकाएँ जो होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। इसमें केवल 2 ही चीज़ होता है, एक 70S राइबोसोम होगा। उन सभी में जितने भी कोशिकाओं को आप देख नहीं सकते, उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। और नेक्स्ट बात करें अगर इसमें 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम होता है, ये भारी होता है, या इसको पूर्णतः विकसित कोशिका भी कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे इंसान की कोशिका, जंतु, किसी भी जानवर जिसको आप देख सकते हैं, चाहे चींटी हो, मच्छर हो, हाथी हो, कोई भी हो, या कोई पेड़ पौधा हो, इन सभी की कोशिकाएं इसको विकसित कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है या पूर्णतः विकसित कोशिका होती है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनको हम देख सकते हैं, जो कि बड़े जीवधारियों में, या जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इन सभी जीव जंतुओं में, ऐसे पेड़ पौधों में, पादपों में, जिनको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, इनकी कोशिकाएं जो होती है यूकैरियोटिक होती है, ये विकसित कोशिका होती है। और इसमें एस का मतलब याद रखेंगे। एस जो होता है 70S 80S, एस जो लगा रहता है, इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। तो गोल्जी बॉडी जो होता है, इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता था, यातायात में सहायक है। आपने पढ़ा होगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को बस इतना ध्यान रखेंगे, यह जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी यातायात का काम करता है। गोल्जी बॉडी की खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी। तो कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात इसे यातायात में यह सहायक होता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं? तो गोल्जी बॉडी को ही कहते हैं। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं अब। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रोसोम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोसोम को याद रखेंगे। सेंट्रोसोम देखते हैं। सेंट्रोसोम जो होता है, यह जो होता है, इसको हिंदी में तारक काय कहते हैं। आप सेंट्रोसोम याद रखेंगे, आपको यही शब्द देखने को एग्जाम में मिलेगा, सेंट्रोसोम ही देखने को मिलेगा। सेंट्रोसोम जो होता है, ये कोशिका का विभाजन करता है, मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। मैंने पीछे आपको बता चुका हूँ मैं कि मस्तिष्क जो सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है, इसलिए लीवर में कटफट होता है तो तुरंत ही अपने आप को रिकवर कर लेता है, कोशिका सेल डिवीजन इसमें आसानी से हो जाता है। लेकिन मैंने बात किया था कि सर में चोट लगने के बाद अगर अंदर न्यूरॉन में कोई भी कोशिका क्षतिग्रस्त होती है, तो उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन का काम कौन करता है? तो ये सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। तो सेंट्रोसोम जो होता है, यह सेल डिवीजन का काम करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, साफ साफ लिखा है, यह मस्तिष्क में जो होता है नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जो होता है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी सेंट्रोसोम जो होगा यह केवल जंतु कोशिका में होगा, पादपों में नहीं होगा। केवल जंतु कोशिका में आपको सेंट्रोसोम देखने को मिलेगा। पादप में जो कोशिका विभाजन का काम करता है उसको सेल प्लेट कहते हैं, याद रखेंगे। जंतु में कोशिका विभाजन का काम करता है सेंट्रोसोम, पादपों में कोशिका विभाजन का काम करता है सेल प्लेट। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, सेंट्रोसोम की खोज कौन किया था? ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोसोम की खोज कौन किया था? सेंट्रोसोम की खोज जो है बॉवेरी ने किया था। किसने? बॉवेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज कौन किया? बॉवेरी ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं, इस वीडियो की लास्ट में बस बात करते हैं, लाइसोसोम को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके 3 पार्ट में लगभग हमने बात किया ना, 3 पार्ट में जो है सेल को अच्छे से कवर कर लेंगे। बस आप इसको वीडियो को दोबारा पॉज करके आप देखिएगा, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपके क्वेश्चन यहाँ से 100% सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंतर्गत जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। देखिए, लाइसोसोम जो होता है, ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? अंदर डाइजेशन का काम करेगा, ये पाचन का काम करता है। यह जल, इसके अंतर्गत जो होता है, लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ये जो होता है, यह कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उस अंग को नष्ट कर देता है। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि लाइसोसोम, नहीं भी सुना होगा तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि लाइसोसोम जो होता है, इस आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको, परमाणु बम, एटम बम ऑफ सेल कहते हैं इसको, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं इसको।
तो याद रखेंगे कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है, जैसे कोई सेल अपना काम करना छोड़ दिया, तो इस स्थिति में इसके अंतर्गत मैंने अपने बात किया अभी तुरंत कि इसके अंतर्गत जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। अपघटक मतलब इसको तोड़ने वाला, ब्रेक करने वाला एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर यदि कोई अंग काम नहीं करता है तो ये कोशिका उस अंग को क्या करता है, ये नष्ट कर देता है, खुद को क्या करता है, खुद की दीवारों को ये फाड़ लेता है, इसके अंदर जो होता है जल अपघटक एंजाइम होता है, जिससे वो कोशिकाओं को, अगल बगल की कोशिकाएं जो काम नहीं कर रही हैं उनको ये नष्ट कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट, जब कोशिका पूरी तरह कार्य नहीं करती तो यह कट जाता है, इससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अभी मैंने बात किया कि जब कोशिका कोई काम, उसका कोशिका का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है तो ये अपने आप को क्या करता है, फाड़ लेता है। अतः इसे आत्महत्या की थैली, एटम बम कहते हैं। मैंने बात किया ना अभी, इसे आत्महत्या की थैली और एटम बम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कोशिका का कोई अंग काम नहीं करेगा तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, फाड़ लेता है। इसकी खोज जो है डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज कौन किया था, डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज कौन किया, डी डुबे ने किया था, याद रखेंगे। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी जो होता है मरने के बाद स्प्लीन प्लीहा में, तिल्ली में चला जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। आरबीसी के अंदर जो होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर लाइसोसोम जो होता है नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी जो मरता है, जब आरबीसी डेड हो जाता है, डेड होने के बाद जो है स्प्लीन में, स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली में चला जाता है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन या प्लीहा में चला जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा, स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं, स्प्लीन प्लीहा को कहते हैं। क्लियर। तो आज हमने बात किया इसके बारे में, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम को देख लिया, सेंट्रोसोम देखा, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना। हम लोग जाने, कोशिका झिल्ली देखे, सेल देखे, मतलब इतना हम अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। इससे क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और बाकी इसको आप वीडियो को पॉज करके दोबारा इसको रिपीट करके एक बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और यहाँ से आपका जो है सेल चैप्टर का पहला पार्ट ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट पार्ट, 2 पार्ट और आएगा इसका, इसमें जो है इसको ख़त्म करने, पूरा मतलब क्लियर ख़त्म करेंगे इसको। और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।